नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, जो हमारे राष्ट्रकूट वंश थे उसमें हमने देखा था दंडी तक का इतिहास जो है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे का जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया था कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो एक कह सकते हैं कि छोटा पार्ट हो, ज्यादा बड़ा पार्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने का प्रयास किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दंती दुर्ग तक का इतिहास यानी कि जो राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में और दंती दुर्ग के इतिहास में जो था वो हमने देखा था कि दंती दुर्ग ने किस प्रकार से राष्ट्रकूट वंश का निर्माण जो है वो किया है। अगर आपने इससे पहले की जो क्लास है उसको नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से ही मेरा जो एक कह सकते हैं एमसीक्यू के ऊपर जो मेरा क्लास है वो दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो दोपहर के 1 बजे से लेकर के 1 घंटे या आधे घंटे का जो भी हमारा एमसीक्यू होगा उसको हम देखते रहेंगे, और क्रमशः धीरे धीरे जो हमारी एमसीक्यू है, जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ऐड करता रहूंगा और आप सभी को बताता रहूंगा। आप सभी अपना ऐसे ही जो प्यार है वो देते रहिएगा और हम अपने क्लास को ऐसे ही देखते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जो हमारा राष्ट्रकूट वंश, जहाँ पे हमने पिछला क्लास को छोड़ा था वहीं पे हम अपना जो इसका कह सकते हैं जो राष्ट्रकूट वंश है उसको वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने देखा था कि हमने दंती दुर्ग के बारे में देखा था, उसके बाद हमने जो एक और शासक है हम उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हमने एक झलक देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो उनका नाम था वो हमें कृष्ण प्रथम देखने को मिलता है। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम हमें देखने को मिलता है, जो उनका नाम है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि इनकी थोड़ी सी प्रारंभिक बातें देख लेंगे कि ये किस प्रकार से अपने राज्य में ये क्या क्या करते थे, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे जो यह थे, यानी कि जो कृष्ण प्रथम थे, यह जो थे वह दंती दुर्ग के चाचा थे, यानी जो दंती दुर्ग थे उनके ही यह चाचा थे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। यह चाचा थे। एमसीक्यू में हो सकता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐड करूं, तो आप जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चन में अपना पकड़ जो है वो बना के रखिएगा, और आप 1 बजे दोपहर में एमसीक्यू देने के लिए जरूर से जरूर आइएगा। गलत सही जो भी हो आप जरूर से जरूर एमसीक्यू में भाग लें और उसको बताएं। उसमें जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे उनके बारे में जो आंसर है वो आप जरूर से दीजिएगा, और मैं क्वेश्चन की जगह पे थोड़े थोड़े और भी आंसर जो है उसको उसमें क्रिएट करता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको बताता चलूँ, आपको समझाता चलूँ। जो हमारा एक कह सकते हैं क्वेश्चन पे जो पकड़ है वो बनता चले, और हम देख सकें किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं। हम पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पे भी हम बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं और याद करके समझ सकते हैं, और उनको जो समझाने का जो प्रयास है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कल से दोपहर को 1 बजे आप पर डे आ जाइएगा। आज से मेरा पहला क्लास था तो मैंने आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया था, तो आज मैं अपनी क्लास में नोटिफिकेशन दे दे रहा हूँ। कल से दोपहर को 1 बजे आप आ जाइएगा, और 1 बजे से लेकर के हमारा जो भी क्लास होगा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का, उसमें हम जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उसको सॉल्व करने का जो है प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि कृष्ण प्रथम थे, यह दंती दुर्ग के चाचा थे। इसके बाद हम देखेंगे इनको इनका जो हमें उपाधि देखने को मिलता है वो हमें काल वर्ष का देखने को मिलता है। इन्होंने जो उपाधि धारण किया था, इनका उपाधि अकाल वर्ष, अकाल वर्ष देखने को मिलता है। अकाल जो वर्ष है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने ही जो है कैलाश का जो मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश का मंदिर है उसका जो निर्माण कार्य है वो इन्होंने ही करवाया था। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण मंदिर है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो आपको बता दूं उसकी एक विशेषता ये है कि वो एकांश पत्थर पूरी तरह से बनाया गया है, यानी कि पूरे पत्थर को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ काटते हुए उस कह सकते हैं कि उस मंदिर का निर्माण किया गया है, और वो भारत का या विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एकांश पत्थर से बना है। कहीं से भी उसमें जोड़ जो है वो नहीं है। उसमें हम देखेंगे जब मैं आपको कला और संस्कृति पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये सारी बातों का जो है वो समावेश करता हुआ आपको चलूंगा, ताकि आपको ये क्लास जो है वो समझ में आए और आप समझते हुए चलें कि जो कला और संस्कृति है वो किस प्रकार से हमारा होता है। तो कला और संस्कृति का ये चैप्टर मैं आपको जरूर जरूर पढ़ाऊंगा। इन्होंने
एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका जो निर्माण कार्य है वो इन्होंने ही किया था। इस प्रकार से इनके बारे में ये भी वर्णन देखने को मिल जाता है। कृष्ण प्रथम के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो काफी महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, छोटे मोटे जो शासक हैं वो शासक बनते हैं। उनका जो नाम है वो नाम ही हम देख लेते हैं कि नाम ही उनके लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम देखेंगे कि कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय जो थे, यानी कि जो गोविंद द्वितीय थे वो शासक बनते हैं। वो कुछ खास शासक नहीं थे। उनके बारे में गोविंद द्वितीय जो थे वो शासक बनते हैं और उनके बारे में जो गोविंद द्वितीय हैं वो शासक बनते हैं। और जो उनकी उपाधि है वो हमें प्रभुत्वश देखने को मिलती है। इनकी उपाधि प्रभुत्वश मिलती है। हम भी कहते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा तैयार होता हुआ चले। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अगले शासक बनते हैं वो होते हैं ध्रुव। हमें ध्रुव देखने को मिलते हैं। ध्रुव के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ध्रुव जो थे वो काफी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप देखेंगे जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें ध्रुव का जो भूमिका है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है। जो ध्रुव थे उन्होंने सबसे पहले यानी कि पहले वो राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और भाग लेने के बाद उसमें कह सकते हैं उसमें पहले जो शासक थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों को इस लड़ाई में उतारा था और उसमें भाग लेने का जो है वो सफल प्रयास किया था। तो हम देखेंगे अब हमारे जो अगले शासक हैं तो मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। ध्रुव के बारे में आपको बता दूं कि पहले ऐसे शासक थे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इनकी सबसे पहले हम उपाधि देखेंगे। यह जो कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें इन्होंने अपनी ओर से यानी कि राष्ट्रकूटों की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और इसमें पहली जो कह सकते हैं भाग लिया था वो इन्होंने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज को, आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रकूटों को पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूटों को त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने पर विवश करने के लिए विवश कह सकते हैं कि भाग लेने वाला जो पहला शासक था वो था। भाग लेने वाला सब शासक इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन को जरूर करूं। पहले तो हम प्राचीन में जो हुआ था उसको हम एमसीक्यू में देखते हुए चल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम ध्रुव ने ही इसमें उत्तर में अभियान करके प्रतिहार शासक जो वत्सराज थे यानी कि जो प्रतिहार के शासक थे वत्सराज को और एवं जो पाल शासक थे धर्मपाल इनको हराया था। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम उत्तर में अभियान करके प्रतिहार शासक एवं पाल शासक जो
पाल शासक देखने को मिलते हैं उनका जो नाम देखने को मिलता है वो धर्मपाल देखने को मिलता है। पाल शासक धर्मपाल वो हराया। इनके बारे में हमें ये भी ऑर्डर देखने को मिलता है कि इन्होंने जो पहली बार इन्होंने उत्तर भारत में अभियान किया था और धर्मपाल को और प्रतिहार शासक को हरा करके जो प्रतिहार शासक थे इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो वत्सराज देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, जो प्रतिहार शासक थे उनका नाम था वत्सराज। प्रतिहार शासक जो थे उनका नाम था वत्सराज। प्रतिहार शासक वत्सराज, प्रतिहार शासक वत्सराज जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज थे और कह सकते हैं कि जो प्रतिहार शासक थे वो वत्सराज थे और जो कह सकते हैं जो प्रतिहार शासक थे वो वत्सराज थे और जो पाल शासक थे वो धर्मपाल थे। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने जो लीड है कह सकते हैं माइक का जो लीड था उसको प्लग ही नहीं किया था, तो इस कारण से जो हमारा अब तक का जो साउंड सिस्टम था वो थोड़ा सा खराब हुआ होगा, आवाज़ जो थी वो थोड़ी सी खराब हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब से जो हमारा सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो मैं अभी बाकी की चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक बार फिर से इसको जो है वो रिवाइंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिहार शासकों के राष्ट्रकूट शासकों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रकूट शासक थे इनका जो पहला पार्ट था वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और सेकेंड पार्ट को हमने स्टार्ट किया है, यानी कि सेकेंड पार्ट को हमने दंती दुर्ग से स्टार्ट किया था। तो दंती दुर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही प्रथम वाले पार्ट में बता दिया है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिएगा। उसके बाद हमने सेकेंड जो पार्ट है जो आज का क्लास है वो हमारा कृष्ण द्वितीय के ऊपर आधारित है। तो हम देखेंगे कृष्ण द्वितीय के जो चाचा थे वह दंती दुर्ग के कृष्ण द्वितीय यानी कि दंती दुर्ग के चाचा थे, तो वो उसके बाद शासक बनते हैं और उसके बाद इनकी जो उपाधि है वो हमें अकाल वर्ष की देखने को मिलती है। अकाल वर्ष का ये उपाधि जो है वो धारण करते हैं और इसके बाद इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका जो है वो निर्माण कार्य इन्होंने करवाया है। उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण प्रथम के बाद जो गोविंद है वह शासक बनते हैं। तो जो गोविंद है ये इनकी जो उपाधि है वो प्रभुत्व वर्ष की हमें देखने को मिलती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। इनके बाद जो हमारा अगला शासक थे यानी कि जो अगले शासक के रूप में उभर के हमारे सामने आते हैं उनका नाम में ध्रुव देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुव है वो पहले ऐसे राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी तरफ से भाग लिया था और इन्होंने उसमें भाग लेने का जो है वो कार्य किया था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में। अभी हम आगे बताएंगे कि कौन से ऐसे राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज पर एक बार शासक किया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो कन्नौज के ऊपर अपना प्रभुत्व जो है उसको स्थापित करने के बाद स्थापित करने के लिए उस पर जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं कि जब मैं आपको त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी प्रारंभिक बातें और बाकी की सारी बातें बताऊंगा। वर्धन वंश के पतन के बाद जो विक्रमादित्य थे उनके पतन के बाद जो शासक बनते हैं हर्षवर्धन जो थे उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई कह सकते हैं कि शासक का जो वास्तविक शासक का कोई भी वंशज ना होने के कारण इस संघर्ष के लिए आप देखेंगे कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था, तो इसलिए वहाँ पे उस चीज को हथियाने के लिए उस पर सत्ता को अपने कायम करने के लिए ये सारे के सारे लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में उतर जाते हैं और कन्नौज पर अपना जो है वो राज्य स्थापित करना चाहते हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए इन तीनों ने यानी कि तीन राज्य इसमें भाग लिए थे, पाल ने, प्रतिहार ने और राष्ट्रकूट ने, इन तीनों ने कई बार इसमें भाग लिया है। तो इन सभी ने जब भाग लिया है तो इन सभी ने थोड़े थोड़े वर्षों के लिए उस पर अपना जो है वो शासन किया है। इस प्रकार से हम देखेंगे। तो हम अब इसके ऊपर ध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अपने कह सकते कि इसमें भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था अपनी तरफ से। तो मैंने आपको बताया। उसके बाद सर्वप्रथम
पहला भी अपने राज्य का यानी कि राष्ट्रकूट वंश का यह पहला ऐसा ही शासक था, सर्वप्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत में अभियान किया। और प्रतिहार शासक जो वत्सराज थे, प्रतिहार शासक वत्सराज थे और पाल शासक धर्मपाल थे, इन दोनों को हराया था। और हराकर इनके जो राज्य को राज्य को इन्होंने हरा कर उसके बाद उसको अपने वश में कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी उपाधि जो हमें देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इनकी उपाधि जो थी, इनकी जो उपाधि थी वो हमें देखने को मिलती है। इनकी जो उपाधि थी वो धारा वर्ष की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा जाता था कि इन्होंने इनकी जो उपाधि थी वो धारा वर्ष की हमें देखने को मिलती है। तो ये धारा वर्ष की उपाधि को जो है वह धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी बातें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अगला शासक है और कह सकते हैं कि अमोघ वर्ष के पहले जो एक राष्ट्रकूट वंश को प्रभुत्व में जो लाते हैं, यानी कि प्रभुत्व जो प्रदान करते हैं, उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है हमारा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय एक महान शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट में दो ही शासक हमें सबसे ज्यादा महान देखने को मिलते हैं, एक गोविंद तृतीय और जो दूसरे हैं वो अमोघ वर्ष हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी और काफी ज्यादा पराक्रमी शासक के रूप में जो है वह कार्य करते हैं और अपने राज्य कह सकते हैं कि अपने वंश को जो है एक चरम सीमा पर यह पहुंचा देते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। अब देखेंगे हम गोविंद तृतीय के बारे में। गोविंद तृतीय के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम गोविंद तृतीय के बारे में जो इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम गोविंद तृतीय ने जो इनका भाई था स्तंभ भाई के साथ मिलकर नेतृत्व में इन्होंने 12 राजाओं को एक साथ पराजित किया था। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम गोविंद तृतीय ने अपने भाई स्तंभ के साथ मिलकर 12 राजाओं को पराजित किया था। 12 राजाओं को जो है वो इन्होंने पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद उनके ऊपर जो एक कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों में सबसे ज्यादा राष्ट्रकूट वंश में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही शासक देखने को मिलते हैं। पहले है गोविंद तृतीय और दूसरे अमोघ वर्ष प्रथम। जो अमोघ वर्ष प्रथम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है और उसके बाद गोविंद तृतीय जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक के रूप में है। इन्होंने केरल, पांड्य और जो केश पुत्र हैं श्रीलंका, यहाँ तक का सारा अभियान जो है इन्होंने किया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने केरल पुत्र, पांड्य, श्रीलंका, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने ही श्रीलंका के शासक और श्रीलंका के मंत्री जो थे उनको ला करके एक नगर है वहां पे इन्होंने उसको बंदी बना के रखा था, यानी कि उन लोगों को श्रीलंका के शासकों को लाके यहाँ पे अपने भारत में बंदी बनाकर रख दिया था कि देखो हमने इनको यहाँ पे रखा है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने लंका के शासक को ला करके हालपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालपुर में इन्होंने ला करके वहां पर इन्होंने अपना जो अभियान है वो किया था, श्रीलंका के साथ अभियान किया था। उसके बाद इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने श्रीलंका के शासक और श्रीलंका के जो मंत्री थे उनको इन्होंने ला करके हालपुर में बंदी बनाकर रखा था। इन्होंने श्रीलंका के शासक और मंत्री को
को हालपुर नामक जगह पर, पुर नामक स्थान पर बंदी बनाकर रखा था। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हालपुर में इन्होंने ला करके इन लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर इन्होंने रख दिया था कि आप यहीं पे रहिए और आप हमारी, जब तक आप हमारी बातों को मान नहीं लेते, जो शर्तें हैं उनको मान नहीं लेते, तब तक ये इनको जो है वो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि स्वतंत्र रूप से इनको शासक के रूप में नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनके राधनपुर लेख में, राधनपुर लेख में इनको कह सकते हैं कृष्ण के से साथ, यानी कि जो हमारे कृष्ण है, यदुवंशी वंश के जो कृष्ण है उनके साथ इनका जो है एक कह सकते हैं कि मेल मिलाने का जो है वो प्रयास किया गया है। इनकी तुलना जो है वो यदुवंशी कृष्ण के साथ की गई है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि मैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनका राधनपुर अभिलेख है, राधनपुर, राधनपुर अभिलेख में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इनकी तुलना कृष्ण से, यदुवंशी कृष्ण से कृष्ण के साथ तुलना की गई है, तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो भी देखने को मिल जाता है कि इनकी जो तुलना है वो जो हमारे जो श्री कृष्ण है उनसे की गई है। तो ऐसा हमें अभिलेख में इनके देखने को मिलता है। इन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट तृतीय को रणभूमि में पराजित किया था और परिणाम स्वरूप धर्मपाल को उन्होंने सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दूं कि इन्होंने जो प्रतिहार शासक थे, मैंने आपको बताया कि प्रतिहार शासक जो नागभट्ट तृतीय थे, एक चीज आप इनके बारे में और याद कर लीजिएगा कि जो यह थे, इन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट जो हमें द्वितीय मिलते हैं, नागभट्ट द्वितीय को रणभूमि में, मैं यहाँ पे नाम भज लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि उन्होंने इनको रणभूमि में जो है वो परास्त कर दिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो प्रतिहार शासक थे, इन्होंने धर्मपाल को रणभूमि में अपने सम्मुख आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता रखा है, तो दो शासकों को, प्रतिहार शासक और पाल शासक धर्मपाल को अपने सम्मुख जो है वो आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था। तो इनके बारे में ये भी हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश में गोविंद तृतीय को अमोघ वर्ष को सबसे ज्यादा महान माना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रकूट के शासकों में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को, आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय तथा अमोघ वर्ष को सबसे महान शासक माना जाता है। शासक माना जाता है। एक चीज मैंने आपको बताया कि इन्हें सबसे महान शासक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए थे। इन्होंने अपने देश में तो विजिट किया ही था, साथ ही साथ इन्होंने विदेशों के भी राजाओं को ला करके हालपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालपुर में ला करके जो श्रीलंका के शासक थे और उनके मंत्री थे, उनको ला करके यहाँ पे बंदी बनाकर ये रखा था।
उसके बाद हम देखेंगे अल्टेकर महोदय है, एक अल्टेकर महोदय है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अल्टेकर महोदय अल्टेकर महोदय ने कहा है कि गोविंद तृतीय जो थे वो एक सबसे महान शासक थे, इस वंश के सबसे महान शासक थे। सर उनका कहना है, अल्टेकर महोदय का कहना है कि जो गोविंद तृतीय हैं, तृतीय इस वंश के सबसे योग्य शासक हैं। योग्य शासक हैं। तो इनके बारे में दो चीजें आपको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी व्हाइट बोर्ड पे जो है वो जगह है नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। आप इसको जरूर से जरूर पहले नोट कर लीजिएगा, अगर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिल जाए और आप इस चीज को याद कर लें, क्योंकि जो मैं आपको चीजें बताता हूँ एक लंबे कतार में से निकाल करके बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद मैं सारी चीजें आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूँ। तो इस प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि इनके बारे में जो जानकारी है वो देखेंगे। अब हमारा जो अगला शासक है उनके ऊपर हम अपना जो है क्लास करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा साफ करने में यार समय तो लगता ही है। चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने पहले गोविंद तृतीय के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शासक हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, इनके टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे और इनका जो समय है वो भी हम देखेंगे। तो आपको कुछ चीजें जो है वो जानकारी के रूप में आपको मिलती रहेंगे। तो हम देखेंगे अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष के बारे में देखेंगे। अब हमारा जो लास्ट कह सकते हैं कि इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक जो अमोघ वर्ष है इनको देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक का हमें देखने को मिलता है। 814 ईस्वी से 878 ईस्वी इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है ये तो कभी पूछा नहीं जाता, हालांकि फिर भी आपसे अगर हो सकता है पूछा जाए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ये आपको जो एक जानकारी के रूप में है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो पहला हमें मूल नाम देखने को मिलता था वो क्या है, तो हम उसको देखेंगे। इनका जो पहला मूल नाम हमें देखने को मिलता है, मूल नाम वो हमें देखने को मिलता है वावर, सरवावा, सरवा, सरवा। और इनका जो कह सकते हैं कि इन्होंने जो इनका जो उपाधि था वो वीर नारायण का हमें देखने को मिलता है। हालांकि इनकी काफी सारी उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो हमसे पूछी जाती है, उसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमें इनके बारे में देखने को मिलता है वो है हमें वीर नारायण का। उपाधि जो है वीर नारायण का, वीर नारायण का इनका उपाधि जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसके बारे में हम देखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था वो नर्मदा तट पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो नर्मदा तट के श्री भवन के रण शिविरी नामक जगह पर हुआ था। इनका जन्म नदी तट पर हुआ था, नर्मदा तट पर हुआ था।
नर्मदा तट पर हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनका जगह था वो था श्री भवन में, हमें रण शिविर नामक जगह पर, श्री भवन मन में रण शिविर में हुआ था। रण शिविर यानी कि जो युद्ध का मैदान होता है वो रण शिविर में इनका जो जन्म था वो हुआ था। में अमोघ वर्ष का हुआ। हाँ, तो इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिलती है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि ये कन्नड़ भाषा की एक रचना है, जिसका कह सकते हैं कि जन्मदाता यही थे। ये कन्नड़ काव्य का, कन्नड़ काव्य है जो प्राचीनतम कन्नड़ काव्य हमें देखने को मिलता है, उसका कवि राजमार्ग जो है उसका कह सकते हैं रचयिता जो थे वो यही थे। तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में प्राचीनतम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कन्नड़ काव्य का प्राचीनतम, कन्नड़ काव्य का प्राचीनतम जो कह सकते हैं कि काव्य है उसका जो लेखक है, यानी कि उसमें हमें देखने को मिलता है कविराज का, कविराज प्राचीनतम काव्य, प्राचीनतम ग्रंथ कविराज, राज का रचयिता रचनाकार अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष था। तो इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वो देखने को मिलती है कि जो प्राचीन एक महाकाव्य है उसका जो रचयिता है वो इसने ही इसका जो रचयिता के रूप में लेखक जो थे वो यही थे। इसने संस्कृत में एक रत्न मालिका नामक उसका एक आलेखन जो है वो इन्होंने किया था। इन्होंने संस्कृत भाषा में एक है और एक कह सकते हैं ग्रंथ है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है रत्नमालिका। रत्नमालिका जो है उसका जो कह सकते हैं कि एक निर्माण के रूप में का आलेखन इन्होंने किया था। लेखन इन्होंने ही किया था। किया था। का इन्होंने ही जो कह सकते हैं कि आलेखन जो है, आलेखन का कार्य जो है वो इन्होंने ही किया है। उसके बाद इनके अब देखेंगे कि इन्होंने जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनकी जो आयु थी वो महज 7 वर्षों की हमें देखने को मिलती है। इनका राज्याभिषेक या अभिषेक महज 7 वर्षों की अल्पायु में हुई थी। 7 वर्ष की अल्पायु में हुई थी। आप समझ सकते हैं कि 7 वर्ष का बच्चा कितना जानता होगा राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में। तो इसके यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने कई बार संघर्ष भी किया है इसके लिए। यानी कि जब ये राजा बनते हैं तो कुछ ही समय के बाद इनके जो कह सकते हैं चाचा थे, या इनके जो कह सकते हैं जो चाचा थे, इन्होंने इनके राज्य से इनको हटा दिया था और उसके बाद इन्होंने फिर से अपने राज्य को जो है वो विजित किया था और उसके बाद फिर से ये सत्ता में आए थे। यानी कि एक बार ये राज्य में बैठ चुके थे और उसके बाद इनको हटा दिया था। यानी 7 वर्ष के बच्चे की
जो आयु है वो कितना कर सकता है। आप ही समझिए कि 60 वर्ष के बच्चे को इन्होंने इस मार्ग से हटा दिया था और उसके बाद इन्होंने फिर से अपने राज्य को जो है वो प्राप्त किया था। उसके बाद एक ये महत्वाकांक्षी शासक के रूप में, राष्ट्रकूट वंश के महत्वाकांक्षी शासक के रूप में यह हमें देखने को मिलते हैं। अमोघ वर्ष ने 7 वर्ष की आयु में जो इनकी आयु है, अमोघ वर्ष ने वी नारायण की जो उपाधि है वो चालुक्य शासक को हरा करके इन्होंने धारण किया था। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि ये जो इनकी उपाधि है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पे ऐसा ये पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूं कि अमोघ वर्ष ने वी नारायण की उपाधि चालुक्य शासक को हरा करके धारण की थी। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने चालुक्य शासक को हरा करके इन्होंने यह उपाधि को जो है वो धारण किया था। उसके बाद हमें इनका एक ताम्र अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है संजन का ताम्र अभिलेख। यहाँ पे मैं लिख देता हूं संजन का ताम्र अभिलेख। संजन का ताम्र अभिलेख जो है इसमें इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। किसमें इनको इसमें अपने राज्य की महामारी में, आपको बता दूं कि इनके राज्य में एक भीषण महामारी पड़ी थी और उसमें इन्होंने अपने राज्य को उस भीषण महामारी से बचाने के लिए इन्होंने अपना एक अंगूठा जो है उसको काट करके माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। यानी कि अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने अपना एक अंगूठा काट करके माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। ऐसा वर्णन जो है हमें इस ताम्र अभिलेख में देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब यानी कि इस अभिलेख में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि इन्होंने इनके राज्य में जो एक महामारी पड़ी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि महामारी के समय अपने राज्य को बचाने के लिए अपना एक अंगूठा काट कर माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। इन्होंने माता लक्ष्मी को जो अपना एक अंगूठा है उसको काट कर समर्पित कर दिया था। उसके बाद इनकी जो तुलना होती है, यानी कि अमोघ वर्ष की उसके बाद जो तुलना होती है वो शिव की होती है, दधीची ऋषि से होती है। जो दधीची ऋषि हैं उनसे इनकी तुलना हो जाती है। ऐसे तमाम जो पुराणिक जो कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं, पुराणिक व्यक्तियों से इनकी जो तुलना है वो की जाती है। यानी कि इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इस कृत्य के बाद, यानी कि इस कृत्य के बाद इनकी जो तुलना है वो भगवान शंकर के साथ और जो दधीची है उनके साथ और ऐसे तमाम जो पौराणिक उस समय के लोग थे उनके साथ इनकी तुलना की जाने लगती है। उसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि इनके दरबार में सुलेमान नामक एक जो मुस्लिम यात्री है वो आता है 851 ईस्वी में। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इनके शासन में काल में 815 ईस्वी में 851 ईस्वी होगा। 851 ईस्वी में मुस्लिम यात्री सुलेमान आते हैं। तो इस चीज को आप सुलेमान का नाम जो है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो हमने अपने विदेशी यात्रियों के बारे में देखा था, मैंने आपको प्राचीन विदेशी यात्रियों के बारे में बताया था। तो हमने एक जो चीनी यात्री है वहां तक का जो इतिहास है उसको पढ़ करके वहीं पे उसको रोक दिया है। उसके बाद हम तिब्बती यात्री और जो मुस्लिम यात्री है, यूनानी यात्री है, ईरानी यात्री हैं
और जो सूफी संत हैं उनके बारे में जो है वो आगे की क्लास में करेंगे, जब हम मध्यकाल को स्टार्ट करेंगे उसमें। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। हालांकि जब मैं आपको विदेशी यात्रियों के बारे में अभी मैंने जो श्रृंखला स्टार्ट किया है उसको जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। अभी हम जो प्राचीन नगर हैं और जो प्राचीन ग्रंथें हैं पहले हम उनके बारे में देखेंगे, जो प्राचीन ग्रंथ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास जो है वो काफी ज्यादा हमें सरल देखने को मिलेगा। पहले हम यात्रियों के बारे में देख लेंगे, उसके बाद जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके बारे में देख लेंगे, तो बचेगा क्या, बाकी का सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसको हम समझते हुए उसी में चलेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो एक कंबाइंड सेशन है वो बनता हुआ चलेगा और हम उसको समझते हुए आगे चलेंगे और हम उसमें अच्छे से अच्छे जो स्कोर है वो कर पाएंगे और वो हमें समझ में भी आएगा। क्योंकि मैं अगर हम इतिहास को डिवाइड नहीं करेंगे अपने समझ के आधार पे तो वो हमें थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। मैं आपको जो ऐसे लिखाते हुए जाता हूँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बोरियत होता है कि ये बंदा तो आता है पूरा लिखाता हुआ जाता है, लेकिन मैं आप समझिए कि अगर आप इसको लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो मैं आपने आपको कंक्रीट दिया है, जो मैंने आपको तथ्य दिए हैं, जो मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ने के बाद अगर एक बार किताब को पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें एकदम मतलब रामबाण की तरह आपके दिमाग में जो है वो घुस जाएगी और आपको सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से अच्छे याद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको एक ऐसे समझाता हुआ लिखाता हुआ इसलिए चलता हूँ कि मैं अगर लिखवाऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप मेरी बातों को एक लेक्चर की तरह सुनेंगे, उसके बाद आपके दिमाग से कुछ 2-4 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरी लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बनाने के लिए मैं क्यों कहता हूँ कि आप अगर इस चीजों को नोट्स में आप उतारेंगे तो जब आपको मतलब होगा, जब आपको याद होगा कि आपको पढ़ना है तो आप एक तरफ से उठाएंगे नोट्स, उसको देख लेंगे सीधा के सीधा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको क्या होगा कि उसमें आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या भूला हूँ, क्या क्या नहीं भूला हूँ, क्या क्या याद है। तो वो सारी चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में पहले से फिट हो जाएंगी। तब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, यानी कि वो चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी हो, अगर आप उसको करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ये मेरा गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इन सभी चीजों को पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्जाम है जो ये इससे क्रैक ना हो सके। मैं आपको पूरी चीजें देता हूँ। काफी किताबों को मैं पढ़ने के बाद मैंने अपने घर में अलमारी में काफी सारी किताबें रखी हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, उनके हिसाब से मैं वहां से चीजें निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 किताबों को पढ़ने के बाद मैंने ये सारी चीजें अर्जित की हैं और आपको सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए अब क्लास को आगे चलते हैं। हालांकि मैं ऐसे तो आपको कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेट रहिए और थोड़ी सी पढ़ाई पे अपने जागरूक रहिए और पढ़िए मन लगाकर। बाकी की चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई अगर छूट गई तो समय आने वाला है नहीं आपका। अगर समय एक बार गया तो भाई फिर वापस नहीं आएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अमोघ वर्ष है इन्होंने वाराणसी के जो जैन थे उनको एक विहार जो था उसको दान में इन्होंने दिया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने वाराणसी के जो जैन थे, जैन संप्रदाय के लोग थे, के लोगों को विहार दान में दिया था, बिहार जो है वो दान में दिया था। और एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने शुरुआत में तो ये आप देखेंगे कि जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, लेकिन बाद में यह जो है वो जीन सेन के नेतृत्व में आकर के इन्होंने जैन धर्म को जो है वो स्वीकार कर लिया। एक चीज और आपको बता दूं कि जीन सेन जो थे वो इनके गुरु थे। जीन सेन गुरु थे और इन्हीं के प्रभाव में आकर के, इन्हीं के आदर्शों को सुन करके यह जो है वो जैन अनुयायी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनके ही बातों को संज्ञान में रख करके, इनकी बातों को कर करके, इन्हीं से प्रेरित होकर के, इनसे ही प्रेरित होकर के यह जैन अनुयायी बन जाते हैं। तो इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वो एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में हमें देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि इनकी जो राजधानी है
तो मैंने आपको जब शुरू में मैंने बताया था, तो इनकी जो राजधानी थी वदंती दुर्ग के काल में वो खट्टी खेड़ी देखने को मिलती है, खरी खेड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरी राजधानी हमने बताया था कि इनकी जो दूसरी राजधानी है वो अमोघ वर्ष के शासनकाल में वो दूसरी राजधानी क्या है, वो मान्यखेट हो जाती है। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। मान्यखेट को इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो बनाया था। एक बात और आपको बता दूं मान्यखेट से रिलेटेड, इन्होंने मान्यखेट का निर्माण जो है वो किया था, ने ही खेत को बसाया था या निर्माण किया था, बसाया था। किया था। तो इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वो हमें देखने को मिलता है। सारित कला उम्बरकर, और एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने सांसारिक जीवन से उबर कर, ये जब सांसारिक जो जीवन है इसमें ये उबर करके उब जाते हैं, और उसके बाद ये जो अपनी राजपाट को ये त्याग देते हैं, यानी कि ये राजपाट को त्याग देते हैं, और राजपाट को त्याग करके ये कृष्ण द्वितीय को अपना शासक बना करके वहां से चले जाते हैं, यानी कि ये राज्य को त्याग देते हैं। तो इनका जो इतिहास है वो हमें यहीं तक देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 2-3 शासक और देखने को मिलेंगे, जैसे कि कृष्ण तृतीय थे, इंद्र तृतीय थे। तो इनके बाद जो शासक हुए हैं वो उनके नाम जो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे। इनके बाद इंद्र तृतीय हैं, इंद्र द्वितीय हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इंद्र द्वितीय हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत हो गया, कृष्ण द्वितीय हैं और इंद्र तृतीय हैं। इंद्र तृतीय शासक हुए, तो इनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके बाद ये दो जो शासक हैं वो शासक के रूप में जो है वो क्या कार्य करते हैं। इंद्र तृतीय वो पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। आपको बता दूं कि इंद्र तृतीय के बारे में एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इंद्र तृतीय, यहां पे मैं लिखता हूं, इंद्र तृतीय पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर शासन किया था। तो आप इस चीज को देखिएगा। जब मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताया था तो ध्रुव पहला शासक हमें देखने को मिलता है जिसने कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो वो पहला शासक था ध्रुव। लेकिन हम देखेंगे जो पहला ऐसा शासक देखने को मिलता है कि वो भाग तो लेता है लेकिन उसको विजित नहीं कर पाता। लेकिन कन्नौज पर जो पहला शासक है वो इंद्र तृतीय हमें देखने को मिलता है। जो इंद्र तृतीय है वह इसमें भाग लेता है, तो इंद्र तृतीय इसमें भाग लेता है और इसको विजित करता है, यानी कि पहला शासक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका समकालीन जो शासक था वो महिपाल हमें देखने को मिलता है। इसका यानी कि इंद्र तृतीय का जो समकालीन शासक था, प्रतिहार शासक, इसका समकालीन प्रतिहार शासक इसका प्रतिहार शासक जो है वो हमें देखने को मिलता है महिपाल। इसका जो प्रतिहार शासक हमें देखने को मिलता है समकालीन, उसका नाम जो है वो महिपाल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में देखेंगे। तो जो कृष्ण तृतीय है उसके बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है वो 949 ईस्वी में शासक बनता है, शासक के रूप में बनता है। उसने
तंकोलम के युद्ध में भाग लिया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि चोल राज्य के बारे में। तो जो तंकोलम का था कि जो चोलों को उन्होंने पराजित किया था तंकोलम के युद्ध में, उसके बाद जो चोलों का एक अंधकार का युग जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो मैंने उनके बारे में वहां पे मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया था कि तंकोलम का जो युद्ध है उसमें इसने भाग लिया था, इस प्रतिहार शासक ने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे और आपको समझ में भी आए। मैं पूरा हिसाब कर लेता हूँ, आप इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर आपने मिस कर दिया हो नोट करना तो वीडियो को पीछे ले जाकर के पॉज कर लीजिएगा और आपको ये सारी चीजें जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में। जो कृष्ण तृतीय थे उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था, किस व्यवस्था से अपना शासन व्यवस्था संभाला था, तो उनके बारे में देखेंगे। यानी कि जो कृष्ण तृतीय है हम उनके बारे में समझेंगे। कृष्ण तृतीय के बारे में हम देखेंगे। तो कृष्ण तृतीय के बारे में एक बात आपको बता दूं कि जो तमकोलम का युद्ध था, यानी कि जो चोलों के साथ तमकोलों का युद्ध इनका होता है, उसमें इन्होंने चोलों को परास्त कर दिया था। उसके बाद परास्त करने के बाद एक अंधकार का युग उनका प्रारंभ होता है। जब मैंने आपको चोलों को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि चोलों का एक अंधकार का युग जो है वो प्रारंभ होता है। इन्होंने जो इनका शासन व्यवस्था है वो हम देखते हैं कि 949 ईस्वी में ये शासन बनते हैं। इन्होंने 949 ईस्वी में शासक बनता है। यह जो है जो मैंने यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे आप काट दीजिएगा इसको और यहाँ पे कर दीजिएगा यह 949 में शासक बनता है। और उसके बाद इसने तमकोलम का युद्ध भाग लिया और चोलों को हरा कर उनका एक अंधकार का युग प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के लिए अंधकार का युग कर दिया। इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है कि इनकी जो खास उपलब्धि है वो तमकोलम के युद्ध में हमें देखने को मिलता है। इसने चोल मंडल को जीता था और रामेश्वर तक अपना जो हमला है वो किया था। इसने चोल मंडल को जीता था और रामेश्वरम तक हमला किया था। रामेश्वरम तक यह इसने हमला किया था। उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण द्वितीय के बाद कृष्ण तृतीय बनते हैं। जो कृष्ण तृतीय है इसकी मृत्यु के बाद जो है वो खोट्टिंग जो है वो अमोघ वर्ष चतुर्थ के नाम पर शासक बनता है। इसके बाद जो हमारे शासक देखने को मिलता है, इसकी मृत्यु के बाद खोड्डिंग नामक
शासक अमोघ वर्ष चतुर्थ के रूप में, चतुर्थ के नाम पर, के उपाधि पर, सॉरी माफ कीजिएगा, उपाधि धारण कर शासक बनता है। उपाधि को धारण करके यह शासक के रूप में शासक बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गोविंद चतुर्थ जो है, इसके समय पे एक विद्रोह होता है जो जनता का विद्रोह है, और उसको ये दबा नहीं पाता है। तो ये शासक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बस आपके नाम के लिए एक सेंटेंस जो है वो आपका बना रहे उसके लिए मैं उनको बताता चलता हूँ। गोविंद चतुर्थ जो थे, गोविंद चतुर्थ थे, इनके जगह पर इनके समय में एक राज्य विद्रोह होता है। एक राज्य विद्रोह होता है, और यह इसको दबा नहीं पाता। और ये इसको दबा नहीं पाता। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो एक विघटन का जो कार्य है, एक विघटन का जो समय है, वो राष्ट्रकूटों का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम देखें कि राष्ट्रकूटों का जो अंतिम शासक है वो हमें कर्क द्वितीय के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि राष्ट्रकूटों का इसके बाद राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कर्क द्वितीय बनता है। यह राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो इनका कह सकते हैं कि अंत है वो हो जाता है कि 10वीं शताब्दी में परमारों के एक जो कह सकते हैं परमार की जो सेना थी वो मान्यखेड़ पे हमला कर देती है। यानी कि जो इनका राजधानी था मान्यखेड़, उस पर हमला कर देती है, और उसके बाद इनका जो राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इनके बाद इनकी सुरक्षित जो है वो नहीं हो पाती। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि 10वीं सदी में परमार शासक जो हैं वो मान्यखेड़ में हमला कर देते हैं। उसके बाद जो है वो राष्ट्रकूटों का जो है वो अंत हो जाता है। और राष्ट्रकूटों का अंत करने में सबसे जो अहम भूमिका निभाई है वो मान्यखेड़ ने निभाई है। हालांकि जब हम इनके देखेंगे कि एक अयोग्य शासक के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी आर्थिक व्यवस्था और ये सारी बातें। अब हम देखेंगे कुछ इसमें का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देखेंगे। तो एक शासक है, एक कह सकते हैं यात्री है जिनका नाम है अल मसूदी। उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बातें बताई हैं और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ी सी उनके बारे में जो बातें हैं वो देख लेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि अल बरूनी है। उनके अनुसार देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रकूटों की सेना है उसमें सबसे बड़ी जो सेना है वो पैदल सेना थी। तो इस चीज को लिखे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अल बरूनी के अनुसार राष्ट्रकूटों की सबसे शक्तिशाली सेना सबसे शक्तिशाली जो सेना थी वो पैदल थी, दल थी। और इनका जो मुख्यालय था वो मान्यखेड़ था। इनका मुख्यालय
मुख्यालय मान्यखेड़ था। और इसी पे जो है वो परमार शासकों ने कर दिया था हमला, तो इस कारण से इनका हो जाता है। जब परमार शासक इन पर हमला कर देते हैं तो इनका एक जो पतन का कार्य है, जो एक इनकी व्यवस्थाएं हैं जो एकदम छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और उसके बाद इनका जो है वो अंत हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रकूट काल में जो धार्मिक सहिष्णुता का काल है वो माना जाता था कि एक धार्मिक सहिष्णुता थी। और उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूटों की जो मुद्रा थी उसमें कभी कभी हमें गरुड़ का प्रतीक देखने को मिलता है, और कभी कभी योग करते हुए मुद्रा का भी प्रतीक हमें देखने को मिलता है, जिसपे योगी राज जो हमारे शिव भगवान है उनका जो अंकन है वो भी हमें इसमें देखने को तो मिलता है। तो इस चीज को मैं आपको बता दूं, यह धर्म सहिष्णु थे। धर्म सहिष्णु का मतलब है कि सभी धर्म को मानने वाले, यानी कि सभी धर्मों की आदर करने वाले, किसी भी धर्म पे कट्टर नहीं थे, यानी कि सभी धर्म को समान रूप से ये देखते थे और समान रूप से जो संरक्षण था उसको प्रदान करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राओं पर हमें गरुड़ का अंकन देखने को मिलता है। गरुड़ का अंकन देखने को मिलता है। और कभी 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 योग करते हुए वे शिव की अंकन देखने को मिलता है, शिव का अंकन मिलता है। शिव का जो अंकन है उसमें भी इनके बारे में हमें वो भी अंकन देखने को मिलता है। उसके बाद और आपको बता दूं, जो राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में अरबी व्यापारियों को बसने को और अपनी जो चर्च थी, मस्जिदें थे, उनको बनाने की एक खुली स्वतंत्रता का जो है वो दे दिया था। तो आपको बता दूं, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने जो कह सकते हैं कि अरब व्यापारी थे उनको अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करने और मस्जिदें बनाने का जो एक स्वीकृति है वो प्रदान कर दी थी। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रकूट शासक अरब यात्री को, व्यापारियों को बसने और अपने धर्म का प्रचार करने, धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रचार करने और मस्जिदें बनाने को स्वीकार किया था।